हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बालक में जो संवेगात्मक विकास है, उस संवेगात्मक विकास क्रम के बारे में आज के वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले के अब तक के जो हमारे बाल विकास से संबंधित जो 14 वीडियो हो चुके हैं, उनमें हमने बालक के जो विभिन्न विकास क्रम हैं, उस विभिन्न प्रकार के विकास क्रम के बारे में अध्ययन किया है। अब बालक का शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में और किशोर अवस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है, वो संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उस संवेगात्मक विकास को जानने से पहले जो संवेग है, उन संवेगों के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, संवेगों के प्रभाव से व्यक्ति जो होता है वो असाधारण कार्य भी कर देता है। और संवेग जो है, इसको अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। ये जो इमोशन जो शब्द है, ये ई और मूवियो नामक दो शब्दों से मिलकर के बना है और लैटिन भाषा के मोवियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संवेगों के प्रभाव से व्यक्ति असाधारण कार्य भी कर देता है। संवेगों के प्रभाव से व्यक्ति असाधारण कार्य भी कर देता है। असाधारण कार्य भी कर देता है कि किसके प्रभाव के कारण व्यक्ति असाधारण कार्य कर देता है? संवेगों के प्रभाव के कारण एक व्यक्ति असाधारण कार्य कर देता है। इमोशन जो शब्द है, इमोशन अंग्रेजी के इमोशन जो शब्द है, इमोशन शब्द लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के, लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। यानी ये इमोवियर जो शब्द है, अंग्रेजी के इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन या ग्रीक भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। ये जो इमोवियर जो शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है ई, जिसका अर्थ होता है अप यानी ऊपर, और दूसरा जो शब्द है मूवियो, MOVEO, इमियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव का अर्थ धकेलना, आगे बढ़ाना, ये इसका अर्थ होता है। तो यानी इमोशन वह होता है जो व्यक्ति को किसी कार्य के लिए आगे प्रेरित करता है, आगे की ओर उसको उत्तेजित करता है। तो संवेग एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है, उसको आगे बढ़ाता है उस कार्य को करने के लिए। अब संवेग की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। सभी जो मनोवैज्ञानिक है इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे वुडवर्थ जो है वो संवेग को मनुष्य की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। वुडवर्थ जो है
वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, उत्तेजित दशा या अवस्था है। यानी ये इन्होंने कहा है कि संवेग जो है वो मनुष्य की उत्तेजित दशा या अवस्था है। ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक हुए विलियम मैकडूगल, जिन्होंने संवेग और इसके अतिरिक्त जो हमारे मूल प्रवृत्तियां उनके बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। विलियम मैकडूगल ने इनकी भी इससे विषय से संबंधित एक परिभाषा है कि संवेग को मूल प्रवृत्ति का मुख्य तथा अपरिवर्तनीय अंग है। मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ये भी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, विलियम मैकडूगल जिनका पूरा नाम था। इन्होंने कहा है संवेग को मूल प्रवृत्ति का। मैकडूगल ने संवेग को मूल प्रवृत्ति, संवेग को मूल जो प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति का मुख्य तथा अपरिवर्तनीय अंग या अंग बताया है। यानी जो विलियम मैकडूगल है, विलियम मैकडूगल ने जो मानव की मूल प्रवृत्ति होती है उस मूल प्रवृत्ति का मुख्य अंग किसे बताया है? मनुष्य के संवेग को बताया। एक मनोवैज्ञानिक और वे हैं जिनका नाम था जेम्स रॉस। उन्होंने बताया है कि चेतनता के सब प्रकार जिनमें भावना का तत्व प्रधान है संवेगात्मक दशा है। पांचवा है जेम्स रॉस की परिभाषा है। जेम्स रॉस ने संवेग के बारे में बताया है कि चेतनता के सब प्रकार, इन्होंने कहा है चेतनता के सब प्रकार जिनमें भावना का क्योंकि भावना हमारे मानसिक तत्व होती, जिनमें भावना का तत्व प्रधान है संवेगात्मक दशा, उसे संवेगात्मक दशा। ये रॉस की परिभाषा है कि चेतनता का है सब प्रकार, चेतनता का वह सब प्रकार जिनमें भावना का तत्व प्रधान होता है। रॉस के अनुसार वही क्या है? संवेगात्मक दशा है। इसके अलावा C.W. वैलेंटाइन ने बताया है कि when feeling become intense we have emotion। when feeling become intense, when feeling become intense we have emotion। ये वैलेंटाइन की परिभाषा है। यानी जब हम किसी गहराई या किसी गहरे भावनाओं में खोए हुए हैं तो समझ लीजिए कि हम संवेग की अवस्था में। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक परिवर्तन और जटिल वेदनात्मक अवस्थाओं के कारण ही संवेग को कुछ मनोवैज्ञानिक शोक भी कहते हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो है वो इसको शोक भी मान लेते हैं। कुछ जो मनोवैज्ञानिक है
वही संवेग को क्षोभ यानी दुख का एक पर्याय भी मान लेते हैं कि शारीरिक परिवर्तन। छठा है शारीरिक परिवर्तन यानी शारीरिक परिवर्तन और जटिल वेदनात्मक यानी जो दुख देती है वेदनात्मक अवस्थाओं के कारण जटिल वेदनात्मक अवस्थाओं के कारण ही संवेग को क्षोभ होती है पीड़ित दशा, क्षोभ भी कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शारीरिक परिवर्तन और जटिल वेदनात्मक अवस्थाओं के कारण जो संवेग होता है उस संवेग को क्षोभ भी कहा जाता है। क्षोभ होता है दुख का एक पर्याय होता है। मैकडूगल ने संवेग को अनुभव की एक विधि भी कहा है। विलियम मैकडूगल जो है ये संवेगों के सबसे अधिक प्रबल प्रतिपादक माने जाते हैं, क्योंकि विलियम मैकडूगल ने संवेग और उन संवेगों से संबंधित मूल प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था। तो विलियम मैकडूगल ने संवेग को अनुभव की विधि बताया है। सातवां है विलियम मैकडूगल जो है मैकडूगल ने जो संवेग होता है इस संवेग को अनुभव की विलियम मैकडूगल ने संवेगों को अनुभव की विधि बताया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विलियम मैकडूगल ने इसको अनुभव की विधि इसको बताया है। अनुभव की एक विधि वो इनको मानता है जो एक मूल प्रवर्त्यात्मक आवेग की क्रिया के साथ रहती है, जो एक मूल प्रवर्त्यात्मक आवेग की क्रिया के साथ रहती है, ऐसा विलियम मैकडूगल का मानना था। विलियम मैकडूगल ने ये बताया है कि जो संवेग होता है वो संवेग क्या होता है कि ये हमेशा एक मूल प्रवर्त्यात्मक आवेग की क्रिया के साथ में जुड़ी हुई रहती है। प्रसिद्ध भारतीय मनोवैज्ञानिक वे हैं जिनका नाम P.S. नायडू था, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हॉर्मेट थ्योरी में प्रसिद्ध भारतीय मनोवैज्ञानिक P.S. नायडू ने अपनी पुस्तक द हॉर्मेट थ्योरी इनकी पुस्तक का नाम है। P.S. नायडू की पुस्तक में संवेग तथा मूल प्रवृत्ति के संबंध को स्पष्ट किया है। संवेग
तथा मूल प्रवृत्ति के संबंध को स्पष्ट किया। यानी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वे हैं भारत के पीएस नायडू। इन पीएस नायडू ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द हार्मोनिक थ्योरी के अंदर संवेग तथा जो मूल प्रवृत्ति होती है उस मूल प्रवृत्ति के संबंध को इन्होंने स्पष्ट किया है। अब इन्होंने संवेग की कुछ विशेषताएं बताई है कि संवेग की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे सुख वर्ण का भाव होता है, सार्वभौमिकता होती है, वैयक्तिकता होती है। अब नवा है संवेग की विशेषताएं, संवेगों की विशेषताएं, संवेगों की विशेषताएं, संवेगों की कुछ विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई है, जिनमें पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। पहली विशेषता है सार्वभौमिकता, संवेग की सबसे पहली विशेषता सार्वभौमिकता। दूसरी है वैयक्तिकता, सार्वभौमिकता, वैयक्तिकता। सुख वर्ण का भाव तीसरा है सुख वर्ण का भाव जो होता है, यानी संवेग में सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि प्रत्येक जो संवेग होता है वो सार्वभौमिक होता है, यानी सभी के अंदर संवेग पाया जाता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो मानव हो। वैयक्तिकता का अर्थ है कि संवेग प्रत्येक जो प्राणी है, सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि संवेग प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। वैयक्तिकता का तात्पर्य है कि संवेग के प्रकाशन में भिन्नता होती है। वैयक्तिकता का तात्पर्य है कि संवेगों के प्रकाशन में वैयक्तिकता होती है, यानी एक संवेग किसी के लिए भाव प्रकट कर सकता है, दूसरे के लिए वो संवेग अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई माँ है, उससे अगर उसका बेटा अगर विदेश जा रहा है, वो उससे बिछड़ रही है, तो माँ रोने लग जाएगी, लेकिन दूसरी किसी महिला के ऊपर उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि संवेग जो होते हैं ये वैयक्तिक होते हैं। एक स्थान पर उसका भाव अलग प्रकार का होगा, दूसरे स्थान पर उसका भाव अलग प्रकार का हो सकता है। सुख वर्ण भाव का तात्पर्य है कि सुख और दुख की भावना प्रत्येक मानव के अंदर होती है, यानी किसी में सुख की भावना होती है तो किसी में दुख की जो भावना है वो अधिक होती है, यानी सुख वर्ण का जो भाव होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक है क्रियात्मक प्रवृत्ति, चौथा है क्रियात्मक प्रवृत्ति, यानी कि जो संवेग होते हैं उन संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। क्रियाशील प्रवृत्ति के संवेग का महत्व निर्बल हो जाता है, इसलिए जो संवेग होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इनमें जो संवेग होते हैं इनमें क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है दृढ़ता। पांचवी विशेषता होती है दृढ़ता। पांचवी विशेषता यानी जो संवेग होते हैं इन संवेगों में दृढ़ता होती है। संवेग हमेशा के लिए स्थायी होते हैं, ये मिटते नहीं है। दूसरा है अस्थिरता। छठा है अस्थिरता की भावना, क्योंकि संवेग जो होते हैं यह स्थिर होते हैं। एक बार व्यक्ति क्रोध करने लग जाता है, दूसरे ही पल में वो प्रसन्न हो जाता है, उसको मनाने पर वो वापस प्रसन्न हो जाता है। तो संवेग जो होते हैं संवेग अस्थिर होते हैं, यानी ये बार बार परिवर्तित होते रहते हैं। एक है स्थानांतरण। सातवीं विशेषता होती है स्थानांतरण का तात्पर्य है कि संवेग जो होते हैं ये स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी कई बार जो संवेग होता है वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है, यानी एक का दोष किसी दूसरे के ऊपर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको अगर उसके ऑफिस के अंदर अगर मान लीजिए उसके बॉस से अगर डांट मिली है तो वो घर आ करके अपने उस बच्चों को अपने बच्चों के ऊपर उतार सकता है, या अपनी पत्नी के ऊपर अपने उस गुस्से को वो उतार सकता है। इसका तात्पर्य यानी संवेग जो होते हैं ये स्थानांतरित हो जाते हैं। एक है शारीरिक परिवर्तन। आठवीं विशेषता है शारीरिक परिवर्तन, यानी जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होने लग जाता है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, शरीर जो है वो कँपाने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है यानी शारीरिक परिवर्तन इन संवेगों के कारण होते हैं। तो संवेगों के संबंध में
जेम्स लैंग्स का जो सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जेम्स लैंग्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बताया कि व्यक्ति की बाह्य चेष्टाओं का संवेदों से निकट का संबंध होता है। जेम्स लैंग्स नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनका इस विषय में जो विचार है उस विचार के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इनका, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि संवेगों के संबंध में जेम्स लैंग 8वां है संवेगों के संबंध में जेम्स लैंग्स का सिद्धांत। अब संवेगों के संबंध में जेम्स लैंग का सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत यह है कि व्यक्ति की बाह्य चेष्टाओं का संवेग से निकट का संबंध होता है। व्यक्ति की बाह्य चेष्टाओं का व्यक्ति की बाह्य जो चेष्टाएं होती है यानी उसकी जो क्रियाएं होती है का संवेग से निकट का संबंध होता है। ऐसा किसने कहा है? ये जेम्स लैंग्स ने कहा है। ये जेम्स लैंग्स का सिद्धांत है। इसकी ये एक शब्द के अंदर इसका पूरा का पूरा सारांश है कि जेम्स लैंग्स ने अपने इस सिद्धांत के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति की समस्त जो चेष्टाएं होती है उस समस्त चेष्टाओं का संवेग से निकट का संबंध होता है। इसके अतिरिक्त झा नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी था में संवेगों का व्यवस्थित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया था। झा नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपना नवा है झा नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, झा ने अपने जो एक पुस्तक लिखी है मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक में झा नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इस झा नाम के मनोवैज्ञानिकों ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी में संवेदकों को व्यवस्थित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया है। संवेदों को व्यवस्थित करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है। यानी जो झा नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं, झा नाम के मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो संवेग है उन संवेगों का व्यवस्थित करना या उन संवेगों को व्यवस्थित करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इनके द्वारा बताया गया था। संवेगों के प्रशिक्षण के लिए 3 विधियां काम में ली जाती है, एक मार्गांतरीकरण, एक शोधन और एक रेचन। संवेगों के प्रशिक्षण की 3 विधियां हैं। संवेगों के प्रशिक्षण की 3 विधियां प्रचलित है। इन 3 विधियों के नाम है, एक है मार्गांतरीकरण, पहली जो विधि है मार्गांतरीकरण, शोधन और रेचन।
करण। दूसरी जो विधि है उसका नाम है शोधन, और तीसरी जो विधि है उसका नाम है रेचन। तीसरी जो विधि है उसका नाम है रेचन। यहाँ पर शोधन जो है, ये शोधन विधि का सबसे अधिक जो प्रयोग है वो फ्रायड के द्वारा किया गया था। शोधन एक ऐसी विधि है जिसके अंदर उस व्यक्ति के संवेगों को शोधित करके या उसका परिवर्तन करके किसी दूसरे क्षेत्र में उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। रेचन तभी संभव होता है जब व्यक्ति को अपने संवेग प्रकाशन का अवसर मिलता है। रेचन तभी संभव होता है जब व्यक्ति को अपने संवेग प्रकाशन का अवसर मिलता है, यानी मित्र के साथ खुलकर बातें करने से संवेगों का रेचन होता है, ऐसा मानना है। तो 11वां है रेचन। रेचन की विधि, रेचन की विधि तभी संभव है, तभी संभव है जब व्यक्ति को अपने संवेग, जब व्यक्ति को अपने संवेगों के प्रकाशन का, संवेगों के प्रकाशन का अवसर दिया जाता है। यानी ये रेचन की जो क्रिया है वो तभी संभव हो सकती है जब व्यक्ति को अपने संवेगों के प्रकाशन का अवसर मिलता है। मित्र के साथ खुलकर बातें करने से संवेगों का रेचन आसानी से हो जाता है। मित्रों के साथ खुलकर बातें करने से संवेगों का रेचन आसानी से हो जाता है, यानी रेचन का तात्पर्य होता है व्यक्ति को खुलकर के अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना। इसके अतिरिक्त शोधन का सबसे अधिक प्रयोग शोधन विधि का सबसे अधिक प्रयोग फ्रायड ने किया था। फ्रायड ने किया था। यानी जो शोधन विधि है, शोधन विधि का सबसे अधिक जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? फ्रायड के द्वारा किया गया था। इसलिए जो शोधन है इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा जो संवेग होते हैं वो संवेग दो प्रकार के बताए जाते हैं। संवेग जो होते हैं, संवेग दो प्रकार के बताए जाते हैं। अब है संवेगों के प्रकार। संवेग जो है ये दो प्रकार के होते हैं संवेग, जिनमें एक होते हैं सकारात्मक संवेग और एक होते हैं नकारात्मक संवेग। पहला है सकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग वे संवेग होते हैं जिनसे कि व्यक्ति को खुशी प्राप्त होती है, जिससे प्रसन्नता मिलती है। जैसे कुछ ऐसे संवेग होते हैं जिनसे हमारी जो भावनाएं होती है वो प्रसन्न हो जाती है, हमारा मन है जिनसे खुश हो जाता है। जैसे प्रेम है, हर्ष है, आनंद है, हर्ष, प्रेम, आनंद, स्नेह और उल्लास, ये सकारात्मक संवेग माने जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो है नकारात्मक संवेग।
दूसरे होते हैं नकारात्मक संवेग होते हैं। नकारात्मक संवेग वो होते हैं जिनसे हमें दुख होता है, जैसे भय है, क्रोध है, चिंता है। भय, क्रोध, चिंता, भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, आदि। ये वो संवेग होते हैं जिनसे कि व्यक्ति को दुख होता है या जिनके कारण व्यक्ति जो है वो दुख के भाव को प्रकट करता है। इसके अलावा प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं ब्रिजेज नामक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बालक के संवेगात्मक विकास को एक तालिका के द्वारा दर्शाया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज ने संवेगात्मक विकास को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया है। इन्होंने एक तालिका प्रस्तुत की है। उस तालिका के माध्यम से इन्होंने जो संवेग है उस संवेगों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो ब्रिजेज नामक मनोवैज्ञानिक ने उस तालिका को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कौन कौन से समय में कौन से जो संवेग होते हैं वो विकसित होते हैं, कौन सी अवस्था के अंदर कौन से जो संवेग होते हैं वो अधिक प्रभावी हो जाते हैं और कौन सी अवस्था के अंदर कौन से जो संवेग होते हैं वो कम प्रभावी होते हैं। इस तालिका को स्पष्ट करने के लिए प्रारंभ से लेकर के 3 वर्ष तक की 18 माह तक की जो अवस्था है वहाँ तक संवेगों के विकास क्रम को दर्शाया गया है। तो इसमें जो ब्रिजेज के द्वारा दी गई तालिका है उस तालिका के अंतर्गत कौन कौन से जो संवेग होते हैं, जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो ब्रिजेज के द्वारा दर्शाया गया है कि जन्म एक तालिका के द्वारा इसको हम स्पष्ट करेंगे। ये तालिका है ब्रिजेज नामक मनोवैज्ञानिक की, ब्रिजेज द्वारा प्रस्तुत तालिका, ब्रिजेज द्वारा प्रस्तुत तालिका है जिसमें सबसे पहले जो संवेग होता है वो होता है उत्तेजना सबसे पहला संवेग होता है जो जन्म के समय होता है। ये होता है जन्म के समय, यानी जन्म के समय एक बालक के अंदर मात्र कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना नामक संवेग होता है। इसके बाद 3 माह की अवस्था के अंदर बालक में 3 संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। 3 माह की अवस्था में बालक में उत्तेजना, आनंद और कष्ट, उत्तेजना, आनंद और कष्ट, ये जो 3 संवेग है, ये 3 संवेग बालक में 3 माह की अवस्था के अंदर, 3 माह की अवस्था के अंदर यानी 3 माह की अवस्था में एक बालक जो होता है उस बालक में ये 3 संवेग विकसित हो जाते हैं, एक उत्तेजना, एक आनंद और एक कष्ट। इसके बाद 6 माह की अवस्था में जो संवेग उनकी संख्या 6 हो जाती है, जिनमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा और क्रोध, भय, घृणा और क्रोध, यानी 6 माह की अवस्था में 6 माह की अवस्था में संवेगों की जो संख्या है वो बढ़कर के कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। संवेगों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। इसके बाद में 18 माह की अवस्था में जो संवेग है उन संवेगों की संख्या 8 हो जाती है, जिनमें उत्तेजना यूं का यूं रहेगा,
आनंद, आनंद है, कष्ट है, भय है, घृणा है और क्रोध है। और दो नए संवेग इस समय में पैदा हो जाते हैं, प्रेम, उल्लास और ईर्ष्या। प्रेम, उल्लास, प्रेम, उल्लास व ईर्ष्या। जो दो संवेग है अवस्था में जो संवेग होते हैं वो संवेगों की संख्या 8 हो जाती है। यानी जहाँ 3 संवेग है फिर 6 माह में 6 संवेग हो जाते हैं। 18 माह की अवस्था में संवेगों की संख्या बढ़कर के जो है 8 हो जाती है। इसके बाद में मात्र एक संवेग यानी संवेगों की संख्या बढ़कर के 9 हो जाती है 24 माह की अवस्था में। उसमें है पहला उत्तेजना, ये ऐसे कैसे रहता है उत्तेजना। आनंद है, ये भी ऐसे कैसे रहेगा। कष्ट, भय जो है ये भी इस समय ऐसा का ऐसा रहेगा। घृणा, क्रोध, क्रोध, प्रेम, उल्लास, प्रेम, उल्लास और ईर्ष्या। ये 8 संवेगों में एक संवेग और जुड़ जाता है और वो संवेग होता है हर्ष का। वो संवेग होता है हर्ष का, यानी ईर्ष्या के बाद हर्ष और बढ़ जाता है। और ये 24 माह की अवस्था होती है, यानी 2 वर्ष की अवस्था, 2 वर्ष की अवस्था तक एक बालक जो होता है उस बालक के अंदर करीब करीब 9 संवेग विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ 3 संवेग जो होते हैं वो 3 माह के जन्म के समय मात्र एक संवेग होता है उत्तेजना। 3 माह की अवस्था में उनकी संख्या 3 हो जाती है, उत्तेजना, आनंद और कष्ट। उसके बाद 6 माह की अवस्था के अंदर जो संवेग है उनकी संख्या 6 हो जाती है, उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा और क्रोध। इसके बाद जैसे ही 18 माह की अवस्था आती है, 18 माह की अवस्था में संवेगों की संख्या बढ़कर के कितनी हो जाती है 8 हो जाती है, जिनमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, उल्लास और ईर्ष्या। और इसके बाद में जैसे ही बालक 24 माह के अंदर प्रवेश करता है, यानी एक बालक 24 माह यानी कि 2 वर्ष का होता है, तब तक संवेगों की संख्या बढ़कर के कितनी हो जाती है 9 हो जाती है। और उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, उल्लास और ईर्ष्या में अंतिम यानी 2 माह की अवस्था में हर्ष को प्रकट करने लग जाता है। तो ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के द्वारा प्रस्तुत की गई तालिका थी। इसके बाद में हम जो संवेग है उन संवेगों में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो विकास क्रम को दर्शाया गया है कि कौन सी अवस्था में कौन सा समय का विकास होता है, उस संवेगात्मक विकास के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।